नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज भले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सभी विधानसभाओं में रात को रुककर जन समस्याओं को सुनने की बात कर रहे हों, लेकिन सरकार ने 4 साल पहले अपने कार्य का जो क्षेत्र है उसमें कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के साथ छल कपट किया है। देखिए, सरकार को जो काम करना चाहिए था वो कार्य तो सरकार ने किया नहीं। पौने 4 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, कोई विकास नहीं किया। जो वादे किए थे उसके विपरीत आचरण किया है। अब विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भाजपा के, मैं हर विधानसभा में रात्रि विश्राम करूंगा, तो लोग पूछेंगे कि भाई आपने किसानों की ऋण माफी का वादा किया था, क्यों ऋण माफी नहीं हुआ? नौजवानों को रोजगार देने की बात आपने कही थी, रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? महंगाई के बारे में आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी, क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है? आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, विकास अवरुद्ध है, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर है, प्राधिकरण पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन मुद्दों को लेकर के जो है लोग जो है क्या नाम है भाजपा से भी और सरकार से भी। कांग्रेस की कार्यकारी प्रधान सोनिया गांधी के आह्वान पर आज देहरादून में भी कांग्रेस ने महिलाओं के साथ हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही हो, लेकिन आज बीजेपी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर सरकार ने लगाम ना लगाई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि जिस तरीके से देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके विरोध में कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करने का काम करे। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में भी कांग्रेस इस धरने को करने का काम करे। आज हालत ये है, आज स्थिति ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की वजह से ना तो महिलाएं सुरक्षित है और दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। हाथरस की घटना ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख देने का काम किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जिस तरीके से हाथरस की घटना को जो है पूरे देश के अंदर उठाने का काम किया और उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम किया है, उस जज्बे के साथ आज कांग्रेस के लोग जो है सड़कों पर। कृषि प्रधान देश में आज भी किसान सड़कों पर हैं और ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर का। तोमर ने बताया कि इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन 19 नवंबर को त्रिवेंद्र सरकार का घेराव करने जा रही है और सरकार के घेराव के दौरान किसान 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करेगी। तो तोमर ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि बड़े कारोबारियों की जो फैक्ट्रियां हैं उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब कृषि प्रधान देश बनकर रह गया है, क्योंकि पिछले कई सालों में किसानों के जो गन्ने शुगर मिल है उसमें बकाया चल रहा है, अरबों खरबों रुपए बकाया चल रहा है, किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है और गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। और आप देख रहे हैं अगर खेत में किसान पराली जला रहा है तो उस पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, बता रहे कि प्रदूषण फैल रहा है। ये उद्योगपति की जो फैक्ट्रियां चल रही है, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा? अगर उद्योगपति की बिजली का बिल करोड़ों रुपए हो रहा तो उसका कनेक्शन नहीं कट रहा और किसान का मात्र 5,000 रुपए में कनेक्शन काट दिया जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब लग रहा है, इस सरकार में लग रहा है कृषि प्रधान देश बनकर रह चुका है। और ऐसे कई मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और वहां से किसान जब तक नहीं लौटेंगे, जब तक मुख्यमंत्री हमारे बीच आकर हमारी समस्या ना सुन ले और उनका समाधान ना करा दे, हमें एक मजबूत आश्वासन ना दिया जाए। राज्य और केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के दावे लगातार कर रही है और राज्य की बात करें तो सरकार ने मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने के लिए उनकी फसल को उचित रेट पर लेने का मन बनाया है। इस संबंध में निरंजनपुर मंडी समिति के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन उनकी मेहनत का पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा।
जिसको लेकर सरकार ने ये कदम उठाया है। वहीं सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है और उसी के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर की माने तो सरकार भले ही किसानों के बारे में सोच रही हो, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का पैसा अभी भी नहीं मिल रहा। मुख्य उद्देश्य तो ये कि प्रदेश का जो हमारा किसान है मजबूत हो। जिस तरह आप देखते हैं कि पूरे साल भर किसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है पूरी, और उसके बाद जब उसको जो है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं निराशा मन में उत्पन्न होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो किसान है उसको जब उसका उचित मूल्य मिलेगा, उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, तो तभी कहीं ना कहीं उसका विश्वास बढ़ेगा, तो कृषि के क्षेत्र में हमारा जो प्रदेश है वो आगे को बढ़ने का काम करेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल धान का बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं बता दूं जिस टाइम किसान धान लेकर मंडी में पहुंचता है तो उसे तरह तरह की बात करके टॉर्चर किया जाता है। उसके जो फसल है उसमें 10 कमियां निकाल कर औने पौने दाव में लिया जाता है, जिससे किसान में बहुत भारी रोष है और कोई भी कर्मचारी सरकारी हो चाहे कोई भी हो किसान के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर उसकी फसल का रेट आज चावलों का रेट कम से कम 3,000 रुपए हो, लेकिन वो रेट उसे 1300-1400 रुपए दिया जा रहा है, जिसके चलते किसान को भारी नुकसान है। और अगर ये स्थिति चलती रही तो बहुत जल्द पूरे भारत का किसान और भारतीय किसान यूनियन तोमर रोड पे होंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमेशा इतिहास उठा के देख ले, जिन्होंने आंदोलन किया है वही इन्होंने जीत हासिल करी है। आंदोलनों में हर तरीके के बलिदान भी देने पड़ते हैं कि अपने, और भारतीय किसान यूनियन तोमर किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगा, भले हम अपनी जान भी यहाँ देहरादून की पावन भूमि पर देनी पड़े। तो लक्सर में पिछले 2 सप्ताह से डिग्री कॉलेज में पीजी कक्षाएं शुरू करने की जो मांग की जा रही है, उसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए थे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद आज इन लोगों ने अपने अनशन को खत्म किया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे 1 सप्ताह के भीतर कॉलेज में पीजी की कक्षाएं शुरू कर देंगे। परिषद के द्वारा पिछले 13-14 दिन से लगातार राजकीय डिग्री कॉलेज लक्सर के एमए के कोर्स खोले जाएं, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन मांग चल रही थी। और ये कोई जो मांग है ये पिछले 18 दिन या 14 दिन की नहीं है, ये पिछले 15-18 साल से लगातार विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करती आ रही थी। लेकिन लगातार पिछले 14 दिन से हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को ज्ञापन दे रहे थे, एसडीएम के माध्यम से पहुँचा हम लोगों ने। लेकिन कल हम उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिले और हमने इस कॉलेज के बारे में उन्हें पूरी तरीके से बताया। तो उन्होंने इसमें एमए के कोर्स के लिए 3 सब्जेक्ट में एमए के कोर्स को खोलने का अभी पूरा आश्वासन दिया है, जिसमें एमए समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास से एमए के 3 कोर्स इसी सत्र से खोले जाएंगे, जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। के क्षेत्रवासियों की और बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड थी। 20 सालों से ये कॉलेज खुला हुआ है और लगभग 17 वर्ष से ये उत्तीर्ण होकर छात्र छात्राएं यहाँ से जा रहे हैं। तो इनकी लगातार डिमांड थी कि एमए खुलना चाहिए, और चूंकि यहाँ पर बीए में छात्राएं ज़्यादा हैं, 70 to 80% गर्ल्स हैं, तो इनकी भी डिमांड थी कि कुछ ऐसे विषय भी होने चाहिए जो छात्राओं के लिए रोजगार परक हों, और प्लस जैसे हिंदी विषय है तो हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। तो इनकी डिमांड के लिए जो क्षेत्र की जनता और यहाँ के स्टूडेंट सब कंबाइंड हुए, सब मिले, एक साथ मिले और इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। ये आंदोलन भी किया इन्होंने, फिर ये आगे तक गए, वहाँ मंत्री जी से मिले, फिर वहाँ पर इनको बहुत पॉजिटिव वे में आश्वासन दिया गया है कि 3 विषयों में, वो पॉलिटिकल साइंस है, इतिहास है और समाजशास्त्र में इनके एमए खुलाने के लिए हो रहा है। और बीए स्तर पर संस्कृत और गृह विज्ञान में बीए में 2 सब्जेक्ट बढ़ाने की बात हुई है। ऊपर से भी आदेश आ चुका है, मुझे कहा गया है कि प्रपोजल बनाकर भेजिए और मैं आज ही भेज दूंगी। छात्रवृत्ति के घोटाले में प्रशासन ने पिराना क्लियर क्षेत्र के बेड़पुर में स्थित शीलफील्ड जो स्कूल है उसे सीज कर दिया है। शीलफील्ड ये स्कूल है और इस मामले को लेकर प्रशासन के अधिकारी राजीव उनियाल ने कहा कि स्कूल के मालिक राहुल बिश्नोई के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच से पता चला कि राहुल बिश्नोई की जो केएन पवार अकेडमी है उसमें जिला समाज कल्याण के छात्रों के नाम पर ST/SC छात्रवृत्ति का जो पैसा है उसका घोटाला किया है। और इस मामले में राहुल बिश्नोई के खिलाफ NPW वारंट निकाला था, जिसके चलते राहुल बिश्नोई काफी समय से फरार चल रहा है।
तो हरिद्वार न्यायालय द्वारा इसकी संपत्ति कुर्क के आदेश दिए गए और जिसके तहत स्कूल को भी सीज कर दिया गया। उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और इस कड़ी में डोईवाला में आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। आज क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कप्रवान ने कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने पर पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही डोईवाला की नदियों में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से वैध रूप से खनन चुगान का कार्य अति शीघ्र यानी कि जल्दी शुरू करने की मांग की ताकि क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर जौलीग्रांट, भानेवाला और जौलीग्रांट और आपका थानों भोगपुर में जिस तरह से हजारों पेड़ों की बलि विकास के नाम पर दी जा रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक बिंदु हमारा पेड़ों के कटान को रोकने का है और दूसरा जो ज्वलंत इस प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर की जो समस्या है और डोईवाला विधानसभा की भी समस्या है कि देखो एक तरफ हमारी शोंग नदी है, सुसवा नदी है और जाखन नदी है, लेकिन डोईवाला विधानसभा के लोगों को और इस प्रदेश के लोगों को बाहर से बाहर अन्य राज्यों से हमें जो है खनन सामग्री को महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। उसको लेकर के आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया है कि इन नदियों का जो चुगान का कार्यक्रम है वो शीघ्र खोला जाए। और खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनोखी पहल की है और अपनी इस पहल के तहत विभाग ने राजधानी देहरादून के सभी मिष्ठान भंडारों को आदेश जारी किए हैं। वे सभी मिष्ठान विक्रेता उपभोक्ताओं को जो भी पदार्थ यहां पर देंगे उन पर कोरोना से बचाव का एक स्लॉग का जो चिट है वो होना अनिवार्य है। तो मिठाई के डिब्बों पर चिट होनी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर चिट नहीं होगी उन दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के भी निर्देश जारी कर दिए। देखिए, आज जैसे जैसे अभी जो है त्योहारी सीजन पे मार्केट में आपको पता है कि एकदम से जो है भीड़ भाड़ बढ़ेगी और लोग जो है अब ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जो ज़्यादा जागरूक होने की कोरोना को लेकर के। तो इसमें विभाग की तरफ से एक नया प्रयास किया गया है कि लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए जितने भी मिठाई विक्रेता हैं, जितने ड्राई फ्रूट विक्रेता हैं और इसके अलावा जो बेकरी उत्पाद देहरादून का फेमस है और गिफ्ट पैक लोगों के यहाँ जाते ही हैं, तो एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम जो है कोरोना के संदेश, कोरोना से बचाव के संदेश घर घर तक पहुंच सके। उसके लिए मिठाई के डब्बों पे, इसके अलावा जितने गिफ्ट पैक हैं और जितने कैरी बैग्स हैं उनको मिठाई विक्रेताओं को कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके इन सब चीज़ों पे जो है कोरोना से बचाव के संदेश हों। और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। लोगों ने इसमें जो खाद्य कारोबारी हैं, खासतौर से मिष्ठान विक्रेता, उनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में मिलावटी मिठाई भी उतर चुकी है, तो वहीं मिलावटखोर बड़े ही सतर्क यहाँ पर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बाजारों में छापेमारी कर रहा है, लेकिन वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक नई पहल कोरोना काल में जरूर यहाँ पर की है कि जिस तरीके से जो मिठाई के डब्बे घरों में जाते हैं उन पे एक स्लोगन जरूर छपा होगा कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। इसके लिए एक स्लोगन छापा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात खाद्य सुरक्षा विभाग यहाँ पर कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या त्योहारों के सीजन पर मिठाइयों की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज, देहरादून। तो सांसद अजय भट्ट एवं दर्जा प्राप्त मंत्री वन निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार ने दिनेशपुर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने श्री हरि मंदिर में पहुंचकर धर्मगुरु एवं हरि मंदिर के संस्थापक मथुआ रतन दिवंगत आचार्य बाबा गोपाल महाराज जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद ब्रह्मभोज कार्यक्रम भी यहां पर हुआ, जिसमें उन्होंने भाग लिया। और इस दौरान दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेश परिहार ने कहा कि समाज ने एक विभूति को खो दिया है, जिसकी पूर्ति अब पूरी नहीं होगी। उत्तराखंड में है, उतनी ही पश्चिम बंगाल में है। बंगाली समाज उनको बहुत हृदय से सम्मान करता है, साक्षात भगवान मानता है और वास्तव में वो भगवान जैसे ही थे। वो जो कहते थे वो होता था। उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है।
भाग और शरीर हमारे साथ नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रहेंगी। हम उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हमेशा। आज मतवा संप्रदाय के महाराज जी जो प्रभु के चरणों में लीन हो गए हैं, मैं उनके चरणों में नमन करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने 80 के दशक से अब तक यहाँ पर लगभग उनके 15 से 20 लाख जो शिष्य हैं उनको एक सही दिशा, सही दशा और जीने का सही तरीका, धर्म के प्रति आस्था और समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, इन सब का जो प्रवाह यहाँ पे दिया, ये संदेश दिया, उसके लिए मैं पूरा क्षेत्र जो है उनका ऋणी है। और मैं समझता हूँ कि उनका ऋण तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन मैं आप अपनी नम आँखों से उनके चरणों में नमन करता हूँ कि ऐसे महापुरुष इस क्षेत्र में उन्होंने हमारा क्षेत्र चुना, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आगामी होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार की तैयारियों के बाद 108 एम्बुलेंसों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। और कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएमओ देहरादून अनूप डिमरी ने बताया कि स्वास्थ्य महानिदेशक ने उन्हें जो भी निर्देश दिए हैं विभाग उन पर काम कर रहा है। सीएमओ ने कहा कि कार्यालय में भी डॉक्टरों की टीमों को कुंभ भेजा जाएगा। वहीं 108 प्रभारी अनिल शर्मा ने कहा कि कुंभ मेले को लेकर 108 की एम्बुलेंसें भी तैयार हैं और इस बार अधिक 108 एम्बुलेंसें लगाई जाएंगी जो हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए काम करेंगी। कुंभ का जो मैनेजमेंट है वो अलग समिति करती है, वो 112 भी हेल्प करेगी, सारे डिपार्टमेंट करते हैं। तो विगत कुंभों की तरह इस बार भी अलग से एम्बुलेंस लगेंगी वहाँ पे और इसमें हमारी तैयारी पूरी है। कुंभ में बेसिकली जो मैन पावर कुछ अन्य जनपदों से ली जाती है, तो कुछ मैन पावर हमारे यहाँ से गई है और वो लोग वहाँ पे काम करेंगे। हाँ, बाकी जैसे समय समय जो निर्देश आएंगे कुछ विशेष कुंभ में हमको कुछ विशेष सतर्कता अभियान चलाना होगा, कहीं पे कुछ वो करना होगा, तो जैसे निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। डोईवाला विकासखंड अंतर्गत राज्य विकास आजीविका मिशन के अंतर्गत बेरोजगार महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और पलायन आयोग के आयुक्त रोशन शाह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने कहा कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हुनर योजना के साथ साथ ऐसे प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है जिसमें महिलाएं स्वावलंबी बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगी। इसके साथ ही देहरादून जिले के 2 विकासखंड डोईवाला व रायपुर में इस तरह के प्रशिक्षण की शुरुआत होना सौभाग्य की बात है। तो प्रशिक्षण प्राप्त कर ये महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपने आप को मजबूत कर सकेंगी। और नगर आयुक्त की अगर हम बात करें, जो कि पलायन आयोग रोशन शाह हैं, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह से प्रशिक्षण लगातार दिए जा रहे हैं और प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वरोजगार के प्रति सरकार बहुत सचेत है और वो घर घर जाके लोगों को प्रेरित करवाने में अपने अधिकारियों से, अपने विकासखंड की तरफ से, अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वरोजगार के प्रति लोगों को उत्साहवर्धन कर रही है कि भाई अपने क्षेत्र में आपको जो स्वरोजगार मिलना है, आपके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाएगी उसके प्रति आप लोग जागरूक हो। और विकासखंड डोईवाले की तरफ से जो महिला समूह ने यहाँ पर अपने एलईडी बल्ब, एलईडी लाइटें बनाने का काम किया, लड़ी का काम किया, इनका 1 हफ्ते का प्रशिक्षण शिविर है। और इससे पूर्व में भी एक दिन इन्होंने पहले अपने यहाँ पे उसको दिखाया, हुनर दिखाया है, जिसमें इन लोगों की काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये 7 दिवसीय मिनीचर बल्ब, जिसमें ट्यूबलाइट और बल्ब आदि का निर्माण किया जाएगा और 7 दिन में इनको जो है इस क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट बनाया जाएगा। ऐसे संस्था द्वारा ऐसा विचार व्यक्त किया गया और मुझे पूरा भरोसा है कि 7 दिन के ये जो ट्रेनिंग है काफ़ी है और इसमें इनको जो है पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। गदरपुर के निकटवर्ती गांव मकदनपुर में आज आंगनवाड़ी केंद्र पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में राशन बांटा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मनप्रीत कौर ने कहा कि आज उनके केंद्र पर गर्भवती, धात्री महिलाओं और कुपोषित, अति कुपोषित के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों को राशन उपलब्ध कराया गया है। ये राशन ग्राम प्रधान व अन्य लोगों की उपस्थिति में बांटा गया। दस गर्भवती, 11 धात्री, 7 माह से 3 साल के
सामान्य 39 बच्चे और एक अति कुपोषित और 3 से 6 साल वाले मेरे 18 बच्चों को मैंने आज THR वितरण किया है और बच्चों का वजन और लंबाई भी की है। सामान बांटने का ये उद्देश्य होता है कि ये इन बच्चों का पूरक पोषाहार, जो बच्चों की पौष्टिक आहार दिया जा रहा है जिससे बच्चों की ग्रोथ बढ़ सके और वजन बढ़ सके, कि खुद से लाभार्थी उतना सामान नहीं ले पाती है और इसलिए बच्चों को सामान ये उपलब्ध करा रहे हैं। 237 रुपये 50 पैसे गर्भवती का और 7 माह से 3 साल वाले बच्चों को 200 का और 3 से 6 साल वाले बच्चों को 200 का और अति कुपोषित बच्चों को 300 का सामान उपलब्ध करवाया गई है और जिससे बच्चों का वजन और लंबाई बढ़ सके और उन्हें सरकार कुछ लाभ प्राप्त करवा सके। तो स्मार्ट सिटी के तहत कलेक्ट्रेट को तोड़कर नया कलेक्टर बनाने की योजना चल रही है। वहीं पुराने शहीद स्मारक को तोड़कर नया शहीद स्मारक का निर्माण भी प्रस्ताव में लाया गया है, लेकिन सभी आंदोलनकारियों ने इस पर अपनी सहमति जताने की कोशिश तो की है, लेकिन शहीद स्मारक को ना छोड़ने की बात भी उन्होंने कही। आज आंदोलनकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुख्य सचिव ने आश्वासन देते हुए जिलाधिकारी से भी उन्हें मिलने के लिए कहा है। आंदोलनकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है और ये स्थान जो है काफी ज्यादा आस्था का भी प्रतीक ये मानते हैं और इसे तोड़ने नहीं देंगे। वहीं जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। प्रकार से अभी कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही थी कि स्मार्ट सिटी के तहत जो स्मार्ट कलेक्ट्रेट बनना है और उसमें हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उस राज्य प्रत्येक उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम केंद्र बिंदु रहा उत्तर कचहरी परिसर में शहीद स्मारक, उसमें हमने खून पसीने से सींच कर रात को दिया जलाकर हमने तमाम वहाँ पे उस तख्त और तंबू को बचाने के लिए कितने लाठीचार्ज वहाँ पे हुए। हमारे पूर्व विधायक दिवंगत स्वर्गीय रंजीत सिंह वर्मा जी जैसे लोग वहाँ पे घायल हुए और कई लोग आज जो रोजगार में है तो उसी घायल के परिणति के तहत ही उस दायरे में आए। तो जिस प्रकार से ये अफवाहें थी, कल हमारी जिला प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, हमने कहा हम शहीद स्मारक को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हम चाहे 1994 दोबारा करना पड़े, हम उस स्थान को पवित्र स्थान है, हमारा शहीदों की स्मृति का वो है, हम उसको नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे और आज हमारी मुख्य सचिव जी से वार्ता हुई। मुख्य सचिव ने भी ये कहा कि बिना राज्य आंदोलनकारियों की सहमति के हम कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे। उन्होंने तत्काल जो है जिलाधिकारी को अपना जो है फोन किया और जिलाधिकारी को कहा कि आप इस बारे में इनसे बात करें और फिर उसके बाद हम जिलाधिकारी से बात करते हुए जिलाधिकारी ने भी यही बात कही कि ऐसे अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हुई हैं, हम केवल एक सपना लेके चल रहे थे कि हमारी कल्पना थी कि हम एक अच्छा सा शहीद स्मारक बनाएं, लेकिन हमने कहा कि हमारी अस्मिता उसी स्थान से जुड़ी हुई है। जलियांवाला बाग का जो स्थान है, राम मंदिर का जो भावनात्मक जो स्थान है, वही स्थान हमारे लिए उस शहीद स्मारक का है। वो आप कहीं भी बना दें, उस चीज की मूल जो व्यवस्था है, मूल जो धारणा है, उससे इतर हम कुछ नहीं है। चाहे हमें उसके लिए अपनी जान देनी पड़े, हम उस स्थान को इतर कहीं हिलने नहीं देंगे। तो देश के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर रखने के निर्देश जारी किए हैं ताकि आपातकाल के दौरान ही एक समय पर सभी विभागों को सूचना मिल सके। इसके लिए सरकार ने 112 नंबर जारी किया है और इस नंबर पर ही समय में सभी विभागों को सूचना मिल जाएगी। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि सारा जो इमरजेंसी का एक ही सिंगल नंबर हो पूरे देश में 112। यहाँ पे 108 ज़्यादा पॉपुलर है। तो भविष्य में क्या है कि एक ही डेडिकेटेड नंबर रहेगा 112। तो अभी यदि 112 पे भी कॉल करते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाएगी 108 पे, और 108 पे भी कॉल करते हैं तो सिंगल विंडो में ले आएंगे। तो इस पे काम चल रहा है। नहीं, इसका हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशन निकालेंगे कि यदि 108 पे भी कॉल करेगी तो सेम प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगी कॉल। ऐसा नहीं होगा कि 108 करने पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। लेकिन भविष्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि एक ही इमरजेंसी नंबर रहे 112। जो 112 से हमारा कंट्रोल रूम 101 नंबर है, उसको जो है 112 से जोड़ दिया गया है और फायर स्टेशन पर एमडीटी का प्रयोग कराया जा रहा है। एमडीटी के द्वारा, उनके द्वारा जितने मैसेज होते हैं वो हमको मिलते रहते हैं और हमारे द्वारा जो मैसेज हैं उनको आदान प्रदान होते रहते हैं। आप 101 नंबर जो हमारा है, अगर उस पर पब्लिक के द्वारा कॉल की जा रही है तो 101 नंबर पे भी हमारे यहाँ मैसेज मिल रहा है और 101 नंबर जिस तरह जोड़ दिया गया है 112 से, 112 के द्वारा भी मैसेज आ रहे हैं। अभी वर्तमान में कोविड-19 की वजह से हमारे द्वारा लोगों को एक समूह में जागरूक नहीं किया जा रहा है। बाकी
समय रहते कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हमारे द्वारा लोगों को 112 और 101 नंबर के जोड़ने के लिए बराबर जागरूक किया जाता है और किया जाएगा। और वर्तमान में जहाँ जहाँ अभी हम कोई इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के दौरान हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।